नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम लोग CDP टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं, जो कि आपके उत्तराखंड टेट, झारखंड टेट, यूपी टेट, सी टेट, तमाम प्रकार के जो टेट हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आइए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न हमारा है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास आपका किशोरावस्था में होता है। और अगर शारीरिक वृद्धि की बात करें तो शारीरिक वृद्धि आपका शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो शारीरिक वृद्धि किस में होता है? शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होता है। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यवहारवादी व्यवहारवादी किसने किसने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ये बहुत फेमस कोटेशन है, आप सभी लोग जानते हैं कि किसने कहा है। वाटसन ने कहा है। और वाटसन कौन है? व्यवहारवाद के जनक हैं। वाटसन क्या है? व्यवहारवाद के व्यवहारवाद के जनक हैं। और इनकी पुस्तक है व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद इनकी पुस्तक ही है। व्यवहारवाद इनकी पुस्तक है, व्यवहारवाद। और ये व्यवहारवाद के जनक हैं। और अगर व्यवहारवादियों की बात करें कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, व्यवहारवादी हैं आपके स्किनर, पावलाव, हल और थॉर्नडाइक, और भी हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारवादी हैं। ठीक है। और अगर व्यवहारवादी की हम बात ही कर रहे हैं, व्यवहारवाद की बात ही कर रहे हैं, तो व्यवहारवाद जो है ये साइकोलॉजी की मुख्य धारा है, प्रथम मुख्य धारा है। ये क्या है? व्यवहारवाद प्रथम मुख्य धारा है। मुख्य धारा किस लिए है? प्रथम मुख्य धारा इसलिए है कि यह सबसे फेमस वेव है या फेमस फोर्स है। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट वेव या फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट वेव या फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो वीर पूजा की भावना कहाँ होती है? किशोरावस्था में। इस अवस्था में, इसी अवस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहा गया है ना। इसमें बालक में क्या होता है? बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो वीर पूजा की भावना इसमें बालक में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। ठीक है। सेफेलोकॉर्डल को हम बोलते हैं मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी बोलते हैं। और मस्तकाधोमुखी का मतलब कि जो विकास की दिशा होगी वह सिर से किधर होगी? सिर से पैर की तरफ होगी। कहाँ होगी? सिर से पैर की तरफ होगी। तो विकास पूछा है, सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास किधर से? सिर से पांव की ओर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी दिया हुआ है, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती या दूरस्थ अंगों की तरफ। तो ये तो प्रॉक्सिमल डिस्टल है। प्रॉक्सिमो डिस्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। तो अनुवांशिकता कैसी सामाजिक संरचना है? तो अनुवांशिकता हमारी क्या होती है? स्थिर होती है, स्टैटिक होती है, बदलती नहीं है। वातावरण क्या होता है? समय समय पर बदलता रहता है, क्योंकि यह अस्थायी है। आप अभी कुछ समय विद्यालय में रहेंगे, कोचिंग में रहेंगे, फिर मार्केट में चले जाएंगे, लाइब्रेरी चले जाएंगे। तो अलग अलग समय पर क्या होता है? वातावरण चेंज होता रहता है, लेकिन अनुवांशिकता चेंज नहीं होती। तो अनुवांशिकता कैसी संरचना है? अस्थायी संरचना है। जबकि वातावरण क्या है? वातावरण आपका अस्थायी है। वातावरण अस्थायी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? व्यक्तिक विभिन्नता के जो निर्धारक होते हैं वो आपके क्या है? वंशानुक्रम व वातावरण होते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। ठीक, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। इसकी वजह से व्यक्ति में क्या होती है? विभिन्नता होती है। अलग व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अपना वंशानुक्रम है, अपना वातावरण है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम करके सीखते हैं। हम करके सीखते हैं किसने कहा? तो यह आपके कहने वाले व्यक्ति जो है, जिन कोटेशन जिन्होंने दिया है, यह सिम्पसन ने कहा है।
सिम्पसन को आप जानते होंगे, आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी, आप ब्लूम टेक्सोनॉमी को पढ़े होंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी में आप पढ़ते हैं कि यह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार का। इसका जो वर्गीकरण किया गया है ये 3 प्रकार का किया गया है, 3 प्रकार से किया गया है। पहला आपका है संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक, दूसरा है आपका भावात्मक, और तीसरा आपका है साइकोमोटर, जिसे बोलते हैं हम। साइकोमोटर मतलब क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। तो आप इस क्रियात्मक पक्ष को देखते हैं, जो क्रियात्मक पक्ष देने वाले व्यक्ति हैं इनका नाम है सिम्पसन। क्या नाम है? सिम्पसन। और ये ब्लूम टेक्सोनॉमी में ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष दिया है और क्राथवाल ने और मसीहा ने भावात्मक को दिया है ना। तो सिम्पसन ने कहा है कि हम करके सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो सुजनन शास्त्र के पिता कौन है? गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। अच्छा, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है उनमें? तो यह देखिए, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं व्यक्ति में, उसकी वजह से उनका सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका जो वातावरण है और आनुवंशिकता है, दोनों क्या है? अलग अलग है। इस वजह से उनमें क्या है? विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह सभी को याद होना चाहिए। यह किसका कोटेशन है? स्किनर का है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका है। तो परिवार की भूमिका क्या होती है? मुख्य होती है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका मुख्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? सीखने के नियम में अगर मुख्य नियम की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका अभ्यास का नियम होता है, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम होता है। तो खेल का नियम आपका सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यहाँ पर अभिवृद्धि कहा जाता है। और अगर वृद्धि और विकास को हम थोड़ा सा वर्गीकृत करना चाहें, तो अगर वृद्धि की बात करें, वृद्धि और विकास, वृद्धि क्या होता है? ये वृद्धि मात्रात्मक होता है, वृद्धि मात्रात्मक होता है, और इसका जो स्वरूप होता है क्या होता है? बाह्य स्वरूप होता है, बाह्य स्वरूप होता है। लेकिन यही विकास की बात करें तो विकास कैसा होता है? गुणात्मक, और इसका स्वरूप आंतरिक होता है। हमें दिखेगा नहीं, हमें दिखाई नहीं देगा विकास, लेकिन वृद्धि में दिखाई देगा, है ना। इसलिए इसका स्वरूप कैसा है? बाह्य स्वरूप है। और एक बात और, कि जो वृद्धि होता है वो विकास में क्या है? समाहित है। किसमें? विकास में ही समाहित है वृद्धि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालकों में अधिगम, बालकों में अधिगम क्या है? तो बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है? नहीं, ज्ञान को रटने से अधिगम नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से भी नहीं होता है। शिक्षकों द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा नहीं, लर्निंग बाय डूइंग की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, कि बालकों में अधिगम कैसे होगा? लर्निंग बाय डूइंग से होगा। ऑप्शन डी, क्रिया करके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादियों ने किया है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के गेस्टाल्टवाद की बात करें हम, तो जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट जो है यह एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? समग्र या संपूर्ण होता है। समग्र या संपूर्ण, या कहीं कहीं आकृति या आकार भी मिल जाता है। तो समग्र या संपूर्ण, आकृति या आकार इसका अर्थ होता है। और गेस्टाल्टवादियों का जो फोकस रहा है, फोकस रहा है किस पर रहा है? परसेप्शन पे रहा है, परसेप्शन पर रहा है। परसेप्शन मतलब समझ पर रहा है, कि हम चीज़ों को किस प्रकार से समझते हैं। और गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक हैं, गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक हैं वो है आपके मैक्स वर्दीमर, वर्दीमर साहब हैं, और साथ में इनके हरमन
एबिंगहास हैं। और अगर सह संस्थापक की बात कर लें सह संस्थापक, सह संस्थापक कौन है इसके? तो सह संस्थापक है आपके कोहलर और कोफका, कोहलर और कोफका। और गेस्टाल्टवाद की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी आपका? तो 1912 में हुआ था गेस्टाल्टवाद की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसमें आप देखते हैं जेडपीडी को, और जेडपीडी में हम देखते हैं इसके फोल्डिंग। तो इसके फोल्डिंग क्या होता है कि जो बच्चा है वह अपने समवयस्क हों या फिर अपने से बड़े लोगों के साथ क्या करता है? परस्पर क्रिया करके अपनी समस्या का समाधान करता है, समस्या को हल करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं, और इससे बालक क्या होता है? तीव्र गति से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है? सीखने का मुख्य नियम नहीं है, तो सीखने का जो मुख्य नियम है वो तीन है। कौन? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और तो आपका आंशिक क्रिया का नियम सीखने का मुख्य नियम नहीं है। और सीखने का जो मुख्य नियम है इसके प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक सर है। कौन है? थॉर्नडाइक साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया है? तो मानव आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है ये आपके अब्राहम मैस्लो साहब, अब्राहम मैस्लो साहब, यह एक मानवतावादी हैं, मनोवैज्ञानिक है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया है इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है आपका 5 है। और उनकी बात कर ले पांचों की, तो पहला है आपका जैविक आवश्यकता, जैविक आवश्यकता। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा है संबंध व स्नेह या सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता। और चौथा है सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। और पांचवा जो है आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यह आवश्यकताओं का पदानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुबंधित सहज क्रिया संबंधित है। अनुबंधित सहज क्रिया आप पढ़े होंगे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़े होंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में जो कि किसका सिद्धांत है? यह पावलाव का है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। इसमें आप पढ़ते हैं कि इसमें पावलाव साहब ने कुत्ते पर रिसर्च करते हैं, उसे सिखाते हैं व्यवहार को, फिर उस व्यवहार को गायब करते हैं, फिर से सिखाते हैं। जो फिर से सिखाने की प्रक्रिया है उसको, उस व्यवहार को भुलाने के बाद फिर जो सिखाने की प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी या अनुबंधित सहज क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की किसकी, इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, क्योंकि इसके फोल्डिंग क्या होता है कि समय समय पर दिया जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है बालक को, जिस मात्रा में बालक को आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता में उसे इसका फोल्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जब उसे जरूरत नहीं होती है तो उसे हटा लिया जाता है। तो क्या होता है? यह अस्थायी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। क्योंकि सीखने में जो अधिगम का स्थानांतरण होता है यह 3 प्रकार से होता है। अधिगम का स्थानांतरण कितने? 3 प्रकार का। पहला क्या होता है? सकारात्मक। दूसरा होता है नकारात्मक। और तीसरा होता है शून्य।
है ना। तो पहला सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण और तीसरा शून्य अधिगम का स्थानांतरण। तो सकारात्मक में क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान व अनुभव है वो नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं, तो ये सहायता करते हैं। लेकिन नकारात्मक क्या करेंगे, यह पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रुकावट उत्पन्न करेंगे, है ना। तो नकारात्मक रुकावट उत्पन्न करेगा। शून्य अधिगम स्थानांतरण क्या करता है कि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में न तो सहायता करेंगे और न ही रुकावट उत्पन्न करेंगे। इसमें क्या होता है, न तो सहायता और न ही रुकावट उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया है। आप सभी जानते हैं कि स्किनर ने किया है, लेकिन क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है। अगर हम क्रिया प्रसूत की बात करें, क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है, तो क्रिया प्रसूत का मतलब होता है कि पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले जो व्यवहार हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार, है ना। और पुनर्बलन की बात करें तो पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है ना, नकारात्मक और सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में जन्मजात अभिप्रेरक कौन है। जन्मजात अभिप्रेरक कौन है, तो जन्मजात आपका इसमें निद्रा है, जन्मजात निद्रा है। अगर जन्मजात अभिप्रेरक की बात करें हम, तो जन्मजात क्या है आपका, भूख, प्यास, विश्राम, है ना, विश्राम और नींद, मतलब वही निद्रा और काम, ये सब क्या है, जन्मजात। जन्मजात को ही हम क्या बोल देते हैं, जैविक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जैविक के नाम से जानते हैं। और दूसरा है अर्जित, दूसरा है अर्जित, जिसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, मनोसामाजिक, मनोसामाजिक के नाम से जानते हैं। और ये कौन कौन से हैं, पद है आपका, प्रतिष्ठा, है ना, प्रशंसा, नौकरी, नौकरी मिलेगी तभी ना प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलेगा, और पुरस्कार, ये सब क्या है, ये सब अर्जित हैं, अर्जित करना पड़ता है। तो जन्मजात कौन सा है, निद्रा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा का कौन सा सिद्धांत है, आप सभी जानते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है इसमें, समावेशी में, तो आपका ऑप्शन ए है, समानता की भावना का विकास, जी बिल्कुल ये तो सही है। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सामान्य बालक है और विशिष्ट बालक के बीच में भेदभाव न हो, तो आत्मसम्मान का विकास बिल्कुल सही। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, जी नहीं, आत्महीनता का भावना का विकास नहीं करेंगे बालक में, तो ऑप्शन ये क्या है, गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दिया है। सिरिल बर्ट ने दिया। शैक्षिक लब्धि है क्या, शैक्षिक लब्धि का फॉर्मूला क्या है, जिस प्रकार से बुद्धि लब्धि का है उसी प्रकार से शैक्षिक लब्धि का भी है। तो शैक्षिक लब्धि बराबर होता है शैक्षिक आयु बटा के वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100, गुणे 100, यह है आपका शैक्षिक लब्धि। लिखते हैं तो EQ बराबर EA बटा के CA गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय दिया है। तो ZPD का प्रत्यय कौन दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है ना। ZPD का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया है, तो वाइगोत्स्की ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का मतलब इसका सबसे न्यूनतम स्तर क्या है। अभी आपने देखा होगा ब्लूम टेक्सोनॉमी को, ब्लूम टेक्सोनॉमी का वर्गीकरण जो बेंजामिन ब्लूम ने किया है, इसमें 3 भागों में किया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है आपका अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स और साइकोमोटर। जिसमें जो कॉग्निटिव डोमेन्स है,
मतलब संज्ञानात्मक जो पक्ष है, डोमेन्स है, यह दिया है बेंजामिन ब्लूम ने। बेंजामिन ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया है और इसमें इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष के 6 प्रकार बताए हैं। 6 प्रकार में पहला जो है ज्ञान है। पहला क्या है? पहला है आपका ज्ञान। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, तो न्यूनतम स्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा दिया है इन्होंने बोध। तीसरा दिया है ज्ञानोपयोग। तीसरा है ज्ञानोपयोग और चौथा है विश्लेषण और पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। तो ये जो 1 2 3 देख रहे हैं, ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, यह आपका लोअर लेवल है, और ये है आपका हायर लेवल। तो इसमें लोअर पूछा है न्यूनतम स्तर आपका ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? आप सभी जानते हैं कि ये कौन सा है? डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में पढ़ने में पठन संबंधी विकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? फिर वही क्वेश्चन, जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? आदत जन्मजात प्रेरक नहीं, क्योंकि भूख, प्यास, नींद, है ना, विश्राम, ये सभी क्या है? जन्मजात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? तो मैकडूगल ने कहा है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों की बात किसने की है? मैकडूगल ने की है, और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं। 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ 14 मूल संवेग की बात करते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।